प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मन्नू भंडारी द्वारा लिखा हुआ एक काव्य कथन, एक कहानी अभी। इसके 3 भागों को हमने व्याख्यायित कर दिया है। आपके उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब 3 भाग के बाद चौथे भाग का आज वर्णन किया गया है और ये चौथा भाग जो है ये शुरू होता है 5 भाई बहनों में से और बीच की लाइन है, उसके बाद मन आक्रांत रहता था। ये चौथा भाग है जिसका अध्ययन आज हम करेंगे और इस पंक्ति के बीच में आए हुए जो भी कठिन शब्द हैं उसको मैंने यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है। और चलिए देखते हैं कि उन कठिन शब्दों का क्या अर्थ होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इन पंक्तियों में आया हुआ पहला वर्ड जो मुझे लगा कि आपको जानने की आवश्यकता है वो है धुंधली सी। धुंधली सी अर्थात हल्की, थोड़ी सी। दूसरा है गतिविधियों। गतिविधियों का तात्पर्य होता है जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, क्रियाकलाप करता है, उसके द्वारा किया हुआ कार्य गतिविधि कहलाता है। पाबंदी, जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, पाबंदी बने रोक। जब कहीं हम जाते हैं और वहां पर पाबंदी लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है, तब हम आगे की गति या दिशा नहीं प्राप्त कर पाते, तो वो होती है पाबंदी। शिद्दत एक उर्दू और फारसी शब्द का मिला हुआ रूप है। शिद्दत अर्थात चाहत, इच्छा। जब कोई व्यक्ति बड़ी चाहत से, जिज्ञासा से किसी वस्तु की प्राप्ति चाहता है उसको हम कहते हैं बड़ी शिद्दत से उसकी चाह होना। विच्छिन्न अर्थ होता है अलग होना। जब किसी वस्तु को काट के अलग कर दिया जाता है तो उसको लिए वर्ड होता है विच्छिन्न। सुघड़, सुघड़ माने होता है सुंदर, अच्छे गुण वाली महिला जो घर गृहस्थी की जानकारी रखती हो। तो ये मन्नू भंडारी ने शब्द का प्रयोग किया है। जिसके गुण अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, क्रियाकलाप अच्छे होते हैं उसको सुघड़ कहते हैं। मैट्रिक शब्द जो है वो बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कक्षा 10वीं को मैट्रिक कहा जाता है। तो ये शब्द भी आया हुआ है जमावड़े अर्थात भीड़ भाड़। जब कोई व्यक्ति का समूह जब एक जगह पर एकत्रित होता है उसको हम कहते हैं जमावड़े। सगल, सगल का अर्थ होता है चाह या आदत। रोमानी, रोमानी शब्द हमारे शरीर को तमाम रोगों के लिए प्रयोग किया गया है। जब कोई ऐसी घटना होती है जिससे रोमांचित हो जाता है मन और हमारे रोए खड़े हो जाते हैं उसको कहते हैं रोमानी आकर्षण। जिसका अर्थ होता है कि रोमों में जब स्फुरण होता है, रोमों में कोई संचरण होता है तो उसको हम कहते हैं रोमानी। आक्रांत का अर्थ होता है उत्साह में आकर जब हम कोई कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं तो उसमें हमारे अंदर एक उत्साह भी होता है और एक कहीं ना कहीं भय भी होता है। तो वो स्थिति जो होती है वो आक्रांत कर देने वाली स्थिति होती है, डरा देने वाली, या भय के आवेश में आ जाना ही आक्रांत का है। इस प्रकार हमने अभी इस चौथे भाग के इन पंक्तियों के मध्य में आए हुए जितने भी कठिन वर्ड हैं उसको मैं यहाँ पर आपको बताया। तो आइए आगे चलते हैं मन्नू भंडारी द्वारा व्याख्यायित की हुई इनकी आत्मकथा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से मन्नू भंडारी के पिताजी और उनकी माता का व्यक्तित्व रहा और उन दोनों में से किसका प्रभाव लेखिका के ऊपर उनके जीवन पर पड़ा और किस तरह से उनके अंदर धीरे धीरे एक परिवर्तन आता चला गया और वो परिवर्तन उनके जीवन पर नई प्रतिष्ठा प्रदान करता है। आगे बताती हैं कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। लेखिका अपने आप को अपने परिवार की सबसे छोटी मानती है जिसमें 5 भाई बहन थे। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेखिका बताती है कि मैं लगभग 7 वर्ष की थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, विवाह हुआ था और उसकी थोड़ी बहुत जानकारी मेरी यादों में अभी भी समाहित है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। लेखिका बताती हैं
मुझसे 2 वर्ष बड़ी मेरी बहन जो सुशीला थी, जिससे हमें सदैव पिताजी की तुलना किया करते थे, उसके बारे में मुझे जानकारी है। और हमने अपने घर के बड़े से आंगन में बचपन के तमाम खेलों को खेला, जिसमें से खेलों की संख्या, खेलों के प्रकार लेखिका आगे बताती हैं, जिसमें सतोली है, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली पीलो, ये सारे खेल के रूप हैं जो बचपन में लेखिका बताती है कि हमने खेला। इसके अलावा बताती हैं ये खेल खेलने के बावजूद भी हम कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाते थे। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ हम लोग का यह खेल होता था। लेखिका आगे बताती है खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने जैसे और कांच पीस कर उससे मांझा यानी धागा बनाने का भी कार्य किया। लेकिन इनकी गतिविधियों का दायरा यानी उनकी अर्थात लड़कों की गतिविधियां, खेल की गतिविधियां घर के दायरे के बाहर या अधिक रहता था। लेकिन हम लड़कियां होने की वजह से हमारा जो दायरा होता था सिर्फ हमारी घरों तक ही सीमित हुआ करता था। इस प्रकार लेखिका ये बताती हैं कि हमने बचपन के उन तमाम खेलों को खेला जो अन्य लड़कियां भी खेलती हैं, और यहाँ तक कि जिस समाज से हम निकलकर सामने आए थे वो समाज कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक समाज रहा था। और उसमें लेखिका ने अपने खेल के बारे में बताया कि लड़कों के साथ भी हम खेला करते थे, लेकिन वो दायरा हमारा एक सीमा तक रहता था, एक घर तक ही, घर की दहलीज तक ही रहा करता था। लेखिका आगे बताती हैं कि हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी। लेखिका कहीं ना कहीं आज जिस शहरीकरण, नगरीकरण की एक तरह से धारा बह चुकी है, उसके ऊपर भी कड़ा प्रहार करते हुए लेखिका आज बताना चाहती हैं कि प्राचीन समय में घरों का दायरा भी बड़ा हुआ करता था और घर में रहने वाले लोगों का सदस्य संख्या भी परिवार का अधिक हुआ करता था। लेकिन आज इस भागम भाग वाली जिंदगी में हर व्यक्ति के घर का दायरा भी छोटा हो चला है, आंगन भी छोटा हो चला है। और आज स्थिति ये है कि आज घर के दहलीज के बाहर दुनिया होती है और बच्चों के और प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है तनाव और संघर्ष में गुजर रहा है। लेखिका बताती हैं कि पहले हमारे समय में घरों की जो दीवारें थी या आंगन था बस कुछ क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि कई घरों तक का एक सम्मिलित रूप ही हमारा आंगन होता था। इसमें किसी प्रकार का रोक टोक और किसी प्रकार की व्यवधान नहीं थी। लेखिका बताती हैं कि बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी हमारे घर की दहलीज, इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। कहीं ना कहीं लेखिका ये बताना चाहती हैं कि आज जो जीवन सिकुड़ती चली जा रही है, परिवार सिकुड़ता चला जा रहा है, वो आज तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा कर रही है, जबकि हम लोगों के समय में इस तरह की स्थितियां नहीं थी और बहुत सारे ऐसे घर हुआ करते थे जिसे हम अपना परिवार या अपना आंगन ही समझा करते थे। लेखिका आगे बताती हैं कि आज तो बड़ी शिद्दत से यह कहना पड़ता है या महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारी इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। लेखिका इन लाइनों में ये बताना चाहती हैं कि हर एक व्यक्ति अपना पद प्रतिष्ठा और अपने सम्मान पाने के लिए शहरों की तरफ रुख कर रहा है, महानगरों की तरफ बढ़ा चला जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसके पीछे से वो आज़ादी, वो खुशहाली, वो दबाव धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है और मानसिक और सामाजिक, पारिवारिक ये सारे दबाव उसके ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं। आज पड़ोस कल्चर जो हमारे परंपरागत जीवन का एक आधार था कि लोग एक दूसरे से इतने संबंधित रहते थे कि किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा होने के बावजूद भी किसी प्रकार की कष्ट तनाव नहीं महसूस होता था, लेकिन आज वो पड़ोस कल्चर महानगरों में समाप्त हो गई है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में
संकुचित हो चुका है और उसी संकुचित होने का कारण है कि वो तनाव में अपना जीवन जीता है। लेखिका कहती हैं कि इसका असर ये पड़ रहा है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है और एक दायरा जो जीवन का है वो धीरे धीरे संकुचित होता चला जा रहा है। उसके जीवन में संबंधों का कोई महत्व नहीं रह गया है। आज पड़ोस कल्चर की जो स्थिति है वो लेखिका बताती है हमारे समय में पड़ोस कल्चर हमेशा विकसित रही और जिसका कारण ये रहा कि हमें किसी प्रकार की असुरक्षा और असहायता महसूस नहीं हुई। लेकिन आज के महानगर वाले जीवन में हर एक व्यक्ति असुरक्षित असहाय महसूस कर रहा है। लेखिका आगे बताती है मेरे कम से कम 1 दर्जन आरंभिक यानी शुरुआती कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का प्रारंभ किया था। लेखिका कहती हैं कि जब मेरा पदार्पण मेरे लेखकीय जीवन में हुआ तो मुझे किसी प्रकार का या किसी भी रचना को लिखने के लिए पात्रों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं हुई, ज्यादा कल्पना करने और मौलिकता लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे जीवन में तमाम पात्रों का आगमन किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक की अवस्था में हो चुका था, जो मेरे रचनाओं का कहीं ना कहीं पात्र बनते चले गए। लेखिका कहती हैं कि 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है, अर्थात मेरा परिवार इतना बड़ा था या हमारे आसपास के लोगों का संबंध हमसे इतना था कि हमारे अधिकतर रचनाएं ऐसी हैं जिसमें उन्हीं पात्रों को मैंने अंकित कर रखा है जो मेरे जीवन के करीब है। 1-2 रचना ऐसी छोड़ दी जाए जिसमें अन्य पात्रों का नाम मिलता है, लेकिन अधिकतर पात्र या चरित्र मेरे बचपन के दिनों से लेकर युवावस्था तक के जीवन में संबंधित है। इसके बाद लेखिका बताती हैं बस इनको देखते सुनते के बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। लेखिका कहती है जब भी मैं कहानियां लिखने बैठती थी तो मेरे जीवन में इन व्यक्तियों का क्या स्थान रहा ये लिखते समय मुझे पता चला, क्योंकि उनके संबंध ऐसे थे जो मेरे पात्र या रचनाओं के चरित्र में एकदम सटीक बैठते थे। लेखिका बताती है कि इतने वर्षों के अंतराल में भी उनकी भावभंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से ही वे मेरे पात्र के रूप में उतरते चले गए थे। लेखिका बताती हैं जिस प्रकार की रचना में जिस प्रकार के पात्र या चरित्र की मुझे आवश्यकता थी वो मेरे बचपन के दिनों से संबंधित रहे व्यक्तियों के भाव भंगिमा हाव भाव और भाषा का समानता मिलता चला गया और वही सभी पात्र मेरे चरित्र के मेरे रचना के पात्र बनते चले गए। इसमें मुझे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। लेखिका आगे बताती हैं कि उसी समय के दासा एक व्यक्ति विशेष है जिनका जिक्र महाभोज जो कि लेखिका का उपन्यास है इसको उन्होंने वर्णित किया है। कहती है कि उसी समय के दासा अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज, जैसा कि मैंने बताया महाभोज मन्नू भंडारी का सुप्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें बहुत सारी एकांकी और बहुत सारे अध्याय पढ़ने को जाने को मिलते हैं। उसी में दास जो व्यक्ति विशेष थे उनका भी जिक्र किया गया है और उपन्यास लिखते समय उस व्यक्ति का भी चरित्र चित्रांकन जो करना मुझे पड़ा वो मेरे जीवन से ही संबंधित व्यक्ति थे। और इतने वर्षों के बावजूद भी वो दास साहब इस तरह से मेरे उस रचना के एकाएक जीवित होते पात्र दिखाई दिए जो मेरे लिए एक आश्चर्य का विषय था और मुझे सुखद आश्चर्य पहुंचाने वाला व्यक्ति था जो मेरी रचना का एक पात्र बनकर रह गया। वो व्यक्ति था दास साहब। कुल मिलाकर लेखिका यह बताना चाहती हैं कि जिस पारिवारिक परिवेश से जिस सामाजिक परिवेश से मैं खुद बाहर निकल कर आई थी
बावजूद भी साधारण से असाधारण बनने में किस तरह से भूमिका अदा किया, वह मन्नू भंडारी आज किस तरह से लेखिका बनने के उपरांत भी अपने पिता की उस हीन भावना से महसूस करती हैं जो बचपन में हुआ करता था। आगे लेखिका बताती है कि जिस समय की बात मैं आप सभी को बता रही हूँ, वो समय एक ऐसा समय था जिस समय समाज में बाल विवाह की प्रथा चल रही थी। बाल विवाह का तात्पर्य था कि कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर देना और उनको घर गृहस्थी से इस तरह से जोड़ देना, उनका समस्त जीवन रसोई घर में बीतता था। लेखिका बताती है कि मेरे अंदर वो प्रवृत्ति नहीं थी, मेरे अंदर कुछ ऐसी प्रतिभा थी जिससे मेरे पिताजी भी अवगत हुआ करते थे या अवगत थे, लेकिन मुझे उसका बोध नहीं कराते थे। क्यों? क्योंकि उस समय मेरी बड़ी बहन जो सुशीला थी, उसकी तुलना सदैव पिताजी मुझसे करते थे और मुझे उनकी तुलना करना ही मेरे अंदर हीन भावना को जागृत कर देने वाला घटना हुआ करता था। लेकिन लेखिका बताती है अब स्थितियां धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। लेखिका आगे बताती है उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा का पास होना ही एक अनिवार्यता थी, योग्यता थी एक लड़की के विवाह होने के लिए, और उम्र 16 वर्ष। लेखिका बताती है सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की। सुशीला जो कि उनसे 2 साल की बड़ी थी, उनकी उम्र 16 वर्ष की हो गई और शादी करके कोलकाता चली गई, अर्थात उनकी बड़ी बहन सुशीला का विवाह कलकत्ता में 1944 को हो गया। लेखिका बताती है दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। जैसा कि उन्होंने बताया 5 भाई बहन, अर्थात जिसमें से उन्होंने ये गणना करा दी उनके 2 बड़े भाई थे जो पढ़ाई के सिलसिले में बाहर चले गए थे। इन लोगों की छत्र छाया घटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद यानी व्यक्तित्व का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ, अर्थात मेरे भाई बहनों के चले जाने पर मैं जो घर में बची थी तो पिताजी का केंद्र बिंदु मैं ही बनी, और तब मुझे एहसास हुआ कि अब मेरा क्या व्यक्तित्व है, मेरा क्या चरित्र है, मेरी क्या भूमिका है और मेरे जीवन में किस प्रकार से नया परिवर्तन आने की एक समय आ गई, एक घड़ी आ चुकी थी। लेखिका बताती हैं कि लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी घर का कार्य करने वाली महिला और कुशल पाक शास्त्री माने भोजन बनाने वाला ज्ञान जिस व्यक्ति के पास होता है उसे कहते हैं पाक शास्त्री, अर्थात आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो अंग्रेजी में कहा जाता है शेफ। जिस उम्र में लड़कियों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुंदर गृहिणी बनने और कुशल पाक शास्त्री बनने की नुस्खे जुटाए जाते थे, उस उम्र में पिताजी का आग्रह हुआ करता था कि मैं अर्थात मन्नू भंडारी रसोई से दूर ही रहे। रसोई से दूर होने का तात्पर्य क्या है कि उस समय यह मान्यता थी कि जो भी व्यक्ति रसोई में घर गृहस्थी में लग गया उसके प्रतिभा का समाप्तिकरण हो जाता है, उसके अंदर के सारे कौशल सारी योग्यता रसोई तक ही सीमित रह जाते हैं, अर्थात वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन पिताजी की नजर जब मन्नू भंडारी पर उनके अन्य पुत्रों पुत्रियों के चले जाने पर हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि मन्नू भंडारी के अंदर एक योग्यता है और उस योग्यता को निखारने के लिए पिताजी ने मुझे रसोई घर से दूर रखने के लिए घर में एक आदेश दे दिया। पिताजी का मानना था कि रसोई घर घटिया खाना होता है, घटिया खाना अर्थात सब कुछ नष्ट कर देने वाला, जला देने वाला, ऐसा आग, ऐसा भट्टी जिसमें सिर्फ रात के अलावा कुछ नहीं बचता। अर्थात लेखिका के पिता रसोई घर को उसी प्रतिभा का, योग्यता का समाप्त होने का एक कारण मानते थे जो सिर्फ अंत में व्यक्ति को एक निम्न स्तर का जीवन स्तर देने के लिए विवश कर देता है। आगे लेखिका कहते हैं कि पिताजी के हिसाब से
रसोई घर में रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकने जैसा था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। जैसा कि लेखिका ने शुरुआत में ही बता दिया था, पिताजी कांग्रेस के कार्यकारी सदस्य थे और मेरे घर में राजनीतिक जमावड़े लोगों का आना जाना हुआ करता था और जब देश को आजाद कराने के लिए रणनीतियां बनाई जाती थी और उस पर बहस हुआ करता था। पिताजी का प्रिय शगल था बहस करना था। पिताजी बड़े ही उत्सुकता के साथ, आवेश के साथ, उत्साह के साथ उन बहसों का एक हिस्सा हुआ करते थे और वो बहस करना उनका प्रिय स्वभाव था। चाय पानी नाश्ता देने जाते तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते थे। अर्थात पिताजी मेरी प्रतिभा को पहले से ही भांप लिया था और मेरे अंदर राजनीतिक ज्ञान का एक भंडार आज इसलिए जब भी मैं चाय नाश्ता देने उनकी जमावड़ों में जाया करती थी तो पिताजी भी मुझे वहीं बैठने के लिए कहते थे और देश में होने वाले राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को जानने समझने का एक मौका देना चाहते थे। पिताजी का चाह था कि मैं भी वहीं बैठूं, अर्थात उन जमावड़ों में, उन बहसों में मैं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। लेखिका आगे बताती है, देश में भी तो बहुत कुछ ऐसा चल रहा था। अर्थात मैंने बताया 1944 एक ऐसा पीरियड था जिस समय अंग्रेजों से पूर्ण मुक्ति के लिए भारतीय लोगों का, भारतीय क्रांतिकारियों का, भारतीय युवाओं का एक दल या बहुत सारे ऐसे दल अंग्रेजों के खिलाफ दंगे किया कर रहे थे, क्रांति का भाव, विद्रोह का भाव उत्पन्न किए हुए थे। अर्थात देश में कहीं पर भी खुशहाली का मौसम नहीं था, आदर नहीं था। हर एक व्यक्ति देश को आजाद कराने के लिए जी जान से लगा हुआ था। सन 1942 के आंदोलन के बाद, असहयोग के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, उस आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद देश जैसे मानो खोल रहा था। अर्थात देश में राजनीतिक गतिविधियों का एक जत्था आगे बढ़कर चल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों, देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से मन आक्रांत रहता था। लेखिका बताती हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो हमारे घरों में आकर हमारे पिताजी के साथ बहस किया करती थी, आपस में अपने अपने विचार, अपने अपने मतभेदों के साथ बहसें किया करती थी, उसका मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान तो नहीं हो रहा था, लेकिन इतना जरूर ज्ञात हो रहा था कि देश में अब युवाओं की मांग बढ़ चुकी है और क्रांतिकारी जो देश के लिए आजाद हो चुके थे या होने के लिए उत्साहित थे, लालायित थे, उनके देश के लिए सब कुछ कर जाने का जज्बा था, मेरे अंदर ये आकर्षण को उत्पन्न कर रही थी। मेरे अंदर भी प्रेरणा का आवेग बहा रही थी कि मैं भी देश के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन क्या कहते हैं कि जो लोग देश को आजाद कराने के लिए अपने जीवन का विसर्ग कर चुके हैं, कुर्बानी दे चुके हैं, उनकी कुर्बानियों के बारे में सुनकर मेरे मन में भी एक उत्साह, भय से भरा हुआ उत्साह मुझे भी आक्रांत करता था कि मैं भी अब इस अवस्था में होने के बाद देश के लिए कुछ कर सकूं। अर्थात मेरे अंदर पिताजी द्वारा दिया गया जो एक रास्ता था, दिशा था कि पार्टियों के बीच में बैठकर देश की गतिविधियों को जान सकूं, ये जान सकने वाला जो प्रभाव था मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह कर दिया। तो अभी तक हम लोगों ने एक कहानी, यह भी पाठ के 4 वर्गों का अध्ययन कर लिया है। अब इसके आगे वाले जो पैराग्राफ हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक